हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल के एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का पेपर फर्स्ट का जो आपका चैप्टर है, चैप्टर 13 भारतीय विचारक के बारे में आज मैं आपको भारतीय विचारक हमारे महात्मा गांधी जी हैं जो उनके बारे में बताने वाली हूँ। तो वीडियो को शुरू करने से पहले थोड़ा सा मैं आपसे डिस्कशन कर लेती हूँ कि आज मैं आपको सिलेबस का भी थोड़ा सा आपको सिलेबस से भी रूबरू करा देती हूँ, जैसे कि डेली करा रही हूँ, ताकि आपको ये पता चलता रहे कि आपने कितना पढ़ लिया है और कितना बाकी है। तो डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का जो पहला पेपर है आपका वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा, इसमें आप खंड का को आप समझ लीजिए पूरा कवर कर चुके हैं। कुछ ही आपके चैप्टर बाकी हैं, जिसमें से शिक्षा की संकल्पना, शिक्षा के उद्देश्य, शिक्षा के प्रकार, प्रारंभिक शिक्षा की पृष्ठभूमि, जैसे कि प्राचीन काल में शिक्षा कैसे होती थी, मध्यकालीन, युगीन, आधुनिक कालीन शिक्षा कैसी होती थी, उसके साथ साथ प्रमुख शैक्षिक विचारधाराएं और उनके विचार आपने पढ़े हैं, जैसे कि आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद की विचारधाराएं और उनके विचारक। उसके साथ साथ आप पढ़ रहे हो अब भारतीय विचारक, यानी कि हमारे विवेकानंद जी के बारे में आपने पढ़ लिया है। रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में मैंने आपको कल की वीडियो में पढ़ाया है और आज मैं पढ़ाने वाली हूँ अपने महात्मा गांधी जी के बारे में। तो महात्मा गांधी जी के बारे में तो आपने बचपन से सुना होगा कि वो कैसे स्वभाव के थे, उन्होंने देश के लिए क्या किया, उन्होंने हमारे देश को आज़ाद कराया, उनका जन्म कहाँ हुआ, उनकी मृत्यु कैसे हुई, और उनकी माता का क्या नाम था, उनके पिता का क्या नाम था, उनकी पत्नी का क्या नाम था। ठीक है, सारी चीज़ें आपने बचपन से, इनकी कई सारी कहानियाँ सुनी है, बचपन से इनकी सभी, इनका जो जीवन परिचय है तो बचपन में सुना ही होगा आपने। महात्मा गांधी जी के ऊपर आपने निबंध भी लिखा है, जीवन परिचय भी लिखा होगा, तो बहुत सी चीज़ें इनके बारे में सुन चुके हैं। लेकिन आज मैं आपको बताने वाली हूं कि इनका जो शिक्षा में क्या इनका उद्देश्य रहा, शिक्षा में इनका क्या उपदेश रहा, और शिक्षा में इनकी क्या, इन्होंने शिक्षा के बारे में उनकी क्या विचारधाराएं रही, इनके बारे में आज आपको बताने वाली हूं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साइड में बेल आइकन है, प्रेस कर लीजिए, और मैं कब वीडियो अपलोड करूंगी इसकी नोटिफिकेशन के लिए, इसकी पहले से ही इसकी सूचना के लिए, इसकी इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। हमारा टेलीग्राम चैनल है के एजुकेशन। क्या है? के एजुकेशन 46 अगर आप डालोगे तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, अच्छे से मिल जाएगा। के एजुकेशन 46 डालोगे, और अगर के एजुकेशन भी अगर आप सर्च करते हो तो भी मिल जाएगा। ठीक है, तो वहां पे आपको ये पता चल जाएंगी कि कब कौन सी क्लास किस समय अपलोड होंगी। ठीक है, तो अभी तो मैं लाइव क्लासेस नहीं ले रही हूँ, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मैं 5 दिन बाद लाइव क्लासेस लूँगी, तो बिल्कुल लूँगी। और अभी मैं आपको ये जो वीडियो अपलोड कर रही हूँ आप इसको देखते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। आपका फर्स्ट सेमेस्टर का जो खंड का है वो आपका यूनिट जो आपकी फर्स्ट है वो आपकी समझ लीजिए कवर होने वाली है, और आप बिल्कुल भी पढ़ नहीं रहे हैं, पढ़ना आप शुरू कर दीजिए। ठीक है, नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए। तो महात्मा गांधी जी के बारे में आपने महात्मा गांधी जी को तो देखा ही है, पिक तो उनकी देखी है, रियल में तो नहीं देखा है लेकिन पिक तो देखी है। ये है हमारे महात्मा गांधी जी। चलिए सबसे पहले थोड़ा सा इनका जीवन परिचय, इनकी लाइफ के बारे में बात कर लेते हैं कि इनका जन्म कहाँ हुआ, ये इनकी मृत्यु कब हुई, इनकी माता का नाम, इनके पिता का नाम, ये सब देख लेते क्या था। तो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, इनको राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था। कब हुआ था? 2 अक्टूबर को 1869 को। कहाँ हुआ था? गुजरात राज्य के पोरबंदर जिले के एक गरीब परिवार में हुआ था। ये एक गरीब जो है फैमिली से बिलोंग करते थे। ठीक है, उनके पिता का नाम करमचंद गांधी था और माता का नाम पुतलीबाई था। क्या था? पिता का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम पुतलीबाई। महात्मा गांधी जी 13 वर्ष की अवस्था में इनका क्या हो गया था? विवाह हो गया था। किससे हो गया था? कस्तूरबा से। ठीक है, कस्तूरबा नामक जो है स्त्री से इनका क्या हुआ था? विवाह हुआ था। इन्होंने 1887 ईस्वी में मैट्रिक्स की परीक्षा पास की थी। किसकी? मैट्रिक्स की परीक्षा पास की थी। श्यामल व्यास कॉलेज भावनगर में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए दाखिला फिर ये लिए। कॉलेज की शिक्षा में मन लगने के कारण उन्होंने बैरिएट्रिक
की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड चले गए। 1891 में बैरिस्ट्री पास करके भारत लौटे। भारत लौटने के बाद उन्होंने वकालत शुरू की। ठीक है, इन्होंने वकालत भी की है, वकालत शुरू किए। उन्हें इस काम में भी विशेष सफलता नहीं मिली। फिर गांधी जी 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए, वहां उनका वास्तविक जीवन प्रारंभ हुआ। ठीक है, उनका जो रियल जो है उनका लाइफ, उनकी जो वास्तविक जीवन है वहां से शुरू हुआ। वहां पर भारतीयों की दशा सुधारने के लिए इन्होंने एक आंदोलन चलाए, कई आंदोलन चलाए। वहां उन्होंने सत्य, अहिंसा के सिद्धांतों को व्यवहारिक रूप प्रदान किए। वहां वे 1914 ईस्वी तक पूर्ण जीवन व्यतीत किए और उनको उसमें सफलता भी मिली। फिर वे इंग्लैंड होते हुए 1914 में भारत लौट आए। यहाँ आकर वे भारतीय राजनीति में प्रवेश किए और अपने जीवन के अंत तक उन्होंने क्या किया, भारतीय राष्ट्रीयता आंदोलन का नेतृत्व किया। इनके नेतृत्व के फलस्वरूप भारतीय राजनीति में सफल एवं अहिंसा को महत्वपूर्ण स्थान मिला। गांधी के नेतृत्व में भारत में 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्त की, यानी हमारा देश आजाद हो गया। इस महान दार्शनिक, राजनीतिक, समाज सुधारक एवं शिक्षा शास्त्री का 30 जनवरी 1948 को क्या हो गया था, देहांत हो गया था। इनको क्या लगी थी, गोली लगी थी, गोली मारी गई थी। ठीक है, चलिए आप देखते हैं जो महात्मा गांधी जी हैं, इनका जीवन दर्शन यानी शिक्षा के प्रति इनका जीवन दर्शन कैसा था, चलिए इसके बारे में देखते हैं। तो गांधी जी का जीवन दर्शन में भारतीय समाज में क्रांति को जन्म दिया। ठीक है, इन्होंने क्या किया, समाज में क्रांति को जन्म दिया। रोमियो रोला का कहना है कि महात्मा गांधी जी वैसे तो महान पुरुष थे जिन्होंने 30 करोड़ व्यक्तियों को विद्रोह करने के लिए उत्तेजित किए। ठीक है, और ब्रिटिश समाज की जड़ें हिलाकर रख दी। इन्होंने 30 करोड़ व्यक्तियों को इकट्ठा किया और ब्रिटिश समाज की जो जड़ें थी उनको हिलाकर रख दिया, अपने देश को आजाद किया। गांधी जी के जीवन दर्शन के मुख्य 4 तत्व थे। इन्होंने अपने जीवन दर्शन के 4 तत्व बताए हैं। कौन कौन से? आप अगर इतनी कहानी नहीं भी लिखना चाहते हो तो भी नहीं लिख सकते हो, आप ये लिख सकते हो, महात्मा गांधी जी के जीवन दर्शन के मुख्य 4 तत्व थे। वो कौन कौन से थे? सत्य, अहिंसा, निर्भयता और सत्याग्रह। ठीक है, अब चलिए देखते हैं कि सत्य में इन्होंने क्या कहा। इन्होंने कहा गांधी जी ने कि गांधी जी के लिए सत्य सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत था। इन्होंने कहा कि झूठ बोलना पाप है, हमेशा सत्य बोलो, जब भी कभी बोलो सत्य बोलो। एक झूठ लाखों झूठ बुलवा देता है और लाखों सत्य एक सत्य पर भारी होता है। ठीक है, तो गांधी जी ने संपूर्ण जीवन को सत्य के लिए प्रयोग किया। उनके लिए सत्य और ईश्वर एक समान था। उन्होंने कहा कि सच और भगवान एक समान है। जिस वास्तविकता को गांधी जी जाना और अनुभव किया वह सत्य था। ठीक है, उनका मानना था कि सत्य के माध्यम से ही ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। उनके अनुसार सत्य का अर्थ है बोलने में सत्य, विचारों में सत्य, भाषा में सत्य, कार्य में भी सत्य होना चाहिए। सिर्फ सच बोलना ही नहीं बल्कि बोलो भी सच, सोचो भी तो अच्छा सोचो, सही सोचो, सत्य सोचो। भाषा भी सत्य बोलनी चाहिए, मीठी बोली। सत्य का मतलब है भाषा भी बोलो तो मीठी बोलो कि लोगों को पसंद आए। कार्य भी करो तो अच्छा करो कि लोगों को पसंद आए। यहाँ पर सत्य के अलग अलग मतलब बताए गए हैं। इन्होंने गांधी जी का कहना था बोलने में सत्य, यानी कि सत्य बोलो। ठीक है, झूठ मत बोलो, सही बोलो। ठीक है, सच बोलो। विचारों में सत्य, यानी कि जो भी सोचो वो अच्छा सोचो, ऐसा सोचो कि आपका भी भला हो और दूसरे का भी भला हो। ठीक है, आपका भला हो दूसरे का नुकसान हो ऐसा मत सोचो। फिर क्या? भाषा में सत्य, यानी मीठा बोलो। इसका मतलब है मीठा बोलो। ठीक है, जो भी बोलो अच्छा बोलो, मीठा बोलो, ताकि सामने वाले को भी आपकी बात अच्छे से समझ आए, स्पष्ट हो और उसको अच्छी लगे। कार्य में भी सत्य होना चाहिए, यानी मेहनत और लगन से कार्य करोगे, जो भी कार्य होगा वो अच्छा ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अब पढ़ते हैं कि अहिंसा के बारे में इन्होंने क्या कहा। तो डॉक्टर महावीर प्रसाद का कथन है कि गांधी जी ने सच्चे के सिद्धांत से एक परिणाम निकले, वह था सत्य और अहिंसा को एक दूसरे से अलग रखना असंभव है। उन्होंने कहा सत्य और अहिंसा एक दूसरे के पहलू हैं, इनको रखना अलग अलग असंभव है। उनका मानना था कि अहिंसा अच्छी भावना और शुद्ध प्रेम है, ये हर व्यक्तियों के मन में होनी चाहिए। यानी हर व्यक्ति के मन में दूसरों के प्रति अच्छी भावना और प्रेम होना चाहिए, तभी आप जीवन में आगे बढ़ सकते हो। फिर इनका तीसरा जो इनका था वो था निर्भया। ठीक है, इनका जो तीसरा जीवन दर्शन था वो था निर्भया। इसमें क्या कहा गया कि निर्भयता के विषय में गांधी जी को
का कहना है कि निर्भय का अर्थ है समस्त बढ़िया भय से मुक्त। ठीक है, जैसे बीमारी का भय, मृत्यु का भय, संपत्ति नष्ट होने का भय, अपने मित्रों से छूटने का भय, प्रतिष्ठा खोने का भाव और अनुचित कार्य करने का भय। यानी कि इन्होंने कहा सभी बढ़िया भय से मुक्त, यानी सभी जितने भी जो आपके अंदर जितना भी डर है उन सभी से मुक्त होना। निर्भया का मतलब है डर से मुक्त होना। ठीक है, डर से छुटकारा पाना। चाहे आपकी वो बीमारी का डर हो, अगर आपको कोई बीमारी आ गई तो डरना बिल्कुल भी नहीं है, डट कर उसका सामना करना चाहिए। मृत्यु का भय, कभी भी मौत से डरना नहीं चाहिए। अगर आप मौत से डरते हो तो अपने जीवन को आप आगे नहीं सफल बना पाओगे। ठीक है, संपत्ति नष्ट का भय, जब लोगों की कभी कभी लोगों की संपत्ति क्या होती है, नष्ट हो जाती है, खत्म हो जाती है। ठीक है, तो क्या होता है, लोग डरने लगते हैं कि हमारी संपत्ति नष्ट ना हो जाए, तो उनको नष्ट होने का डर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अपने मित्रों से छूटने का भय बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। प्रतिष्ठा खोने का भाव और अनुचित कार्य करने का भय। ठीक है, चलिए फिर क्या है, सत्याग्रह। चौथा है सत्याग्रह। सत्याग्रह क्या है, आपने क्या पढ़ा, सत्य, अहिंसा, निर्भया, और चौथा पढ़े हैं सत्याग्रह। सत्याग्रह में क्या कहा है, महात्मा गांधी जी का जीवन का चौथा आयाम सत्याग्रह था। वास्तव में किसी भी बुराई का अहिंसात्मक ढंग से प्रतिशोध या प्रतिकार करना ही सत्याग्रह है। सत्याग्रह में प्रेम को आधार बनाकर शत्रु को सत्य के प्रति जागरूक किया जाता है, उसे उनके कर्तव्य एवं कर्म का बोध कराया जाता है। सत्याग्रह एक कठिन काम है, इसलिए इस सहनशीलता और आत्म अनुशासन, विनय, धैर्य का होना परम आवश्यक है, बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये थे हमारे महात्मा गांधी जी के शिक्षा का जो दर्शन, उनके जो जीवन का जो दर्शन था वो ये था। अब हम इनके जो शैक्षिक चिंतन है इसके बारे में पढ़ते हैं। तो गांधी जी के अनुसार शैक्षिक चिंतन क्या था, उनके अनुसार क्या वो शिक्षा में क्या क्या चिंतन थे उनके, चलिए देखते हैं। युग पुरुष राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने भारत को आजाद करने में ही अपना योगदान नहीं दिया, बल्कि उन्होंने एक दूरदर्शी शिक्षा व्रत के रूप में कर्तव्य एवं कर्म आधारित मूल्यवादी दृष्टिकोण से एक नई शिक्षा योजना की रूपरेखा प्रस्तुत की है। उनके द्वारा चलाए गए शिक्षा योजना को बेसिक शिक्षा योजना या वर्धा योजना या आधारभूत योजना के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि यहाँ पर यह कहा गया कि गांधी जी ने सिर्फ अपने देश को आजाद करने के लिए नहीं अपनी सारी मेहनत लगा दी, बल्कि उन्होंने शिक्षा के लिए भी बहुत काम किया है। उन्होंने शिक्षा के लिए भी बहुत सी योजनाएं बनाई हैं, जैसे कि बेसिक शिक्षा योजना जो हमारे जो बच्चों के लिए बनाई गई है, वर्धा योजना ये भी हमारे बच्चों के लिए, वर्धा योजना आधारभूत योजना के नाम से जाना जाता है। गांधी जी ने शिक्षा को क्या कहा है, एक व्यापक प्रक्रिया मानते थे, वो शिक्षा को एक लंबी प्रक्रिया मानते थे। उन्होंने कहा है कि शिक्षा वह है जो व्यक्ति निहित सभी पक्षों का बहुमुखी विकास करती है, यानी व्यक्ति के अंदर स्थित सभी पक्षों का, चाहे वो संज्ञानात्मक पक्ष हो, चाहे वो शारीरिक पक्ष हो, चाहे वो सामाजिक पक्ष हो, चाहे वो भावात्मक पक्ष हो, सभी पक्षों का क्या करती है, विकास करती है। ये जो आपकी लाइन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपके बहुविकल्पी में या अति लघु में पूछी जाती है। उनका मानना था कि शरीर, मन, हृदय और आत्मा के योग से मानव का विकास होता है। उनका मानना था कि शिक्षा से मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा का सर्वोत्तम विकास होता है। उन्होंने कहा कि मन से, हृदय से और आत्मा से, इन सभी के जुड़ने से एक शरीर का विकास होता है। ठीक इसी तरीके से शिक्षा से भी मनुष्य के शरीर का, मन का और आत्मा का सर्वोत्तम विकास होता है। कैसे? अगर एक व्यक्ति पढ़ा लिखा है तो उसके बात करने का तरीका, उसके लोगों से मिलने जुलने का तरीका, ठीक है, तो क्या होता है, एक अलग तरीके से होता है। ठीक है, और एक व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं होता, आप उससे बात करो और एक पढ़े लिखे से बात करो, आपको उन दोनों में अंतर पता चल जाएगा। आप उनकी बात से ही जान जाओगे कि ये व्यक्ति पढ़ा है या नहीं। ठीक है, चलिए अब गांधी जी के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है। इन्होंने शिक्षा के उद्देश्य के बारे में बहुत अच्छे से बताया है। क्या बताया है, चलिए थोड़ा सा इनके बारे में डिटेल पढ़ लेते हैं, फिर मुख्य जो इनका शिक्षा का उद्देश्य है वो ये है, अभी पढ़ते हैं। ठीक है, तो इन्होंने शिक्षा के उद्देश्य के बारे में क्या कहा है। इन्होंने कहा कि शिक्षा का जो उद्देश्य है, शिक्षा के क्षेत्र में आदर्शवादी
और प्रयोगवादी था। यानी ये आदर्शवाद और प्रयोगवाद को मानते थे, यानी ये ईश्वर पे भी विश्वास करते थे, आध्यात्मिक भी थे और ये प्रयोगवाद को मानते थे। ठीक है, इनके लिए प्रकृति और मानव सभी सर्वश्रेष्ठ थे। ठीक है, आदर्शवादी के दृष्टिकोण के अनुरूप गांधी जी सर्वोच्च उद्देश्य के रूप में आत्मबोध कराना शिक्षा का प्रधान उद्देश्य मानते थे। उनका मानना था कि आत्मा का प्रक्षेपण अपने आप में महत्व रखता है। गांधी जी ने शिक्षा के द्वारा आत्मचरित्र निर्माण और ईश्वरीय ज्ञान की ओर बढ़ने की आस्था रखते थे। ठीक है, आत्मबोध के उद्देश्य से जीवन में चरम लक्ष्य मौल की प्राप्ति कर सकता है। प्रयोजनवादी विचारधारा के अनुकूल गांधी जी शिक्षा के तत्कालीन उद्देश्य वह है जो किसी भी देश काल परिस्थिति में महत्व रखता है। इस प्रकार उद्देश्यों के अंतर्गत महात्मा गांधी के निम्न उद्देश्य हैं। आप यहाँ से भी नोट्स बना सकते हो, यहाँ से भी लिख सकते हो उनके क्या क्या उद्देश्य थे। सबसे पहला है चरित्र निर्माण करना। किसी भी व्यक्ति का, किसी भी बालक का सबसे पहले क्या करना, उसका चरित्र निर्माण करना। ठीक है, कैसे? शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है चरित्र का निर्माण होना चाहिए। गांधी जी का कहना था कि शिक्षा का सबसे जो बेस्ट यानी एम है, जो उद्देश्य है कि चरित्र का निर्माण होना चाहिए। जिस बच्चे में चरित्र का निर्माण न हो सके वहां शिक्षा का उद्देश्य असफल हो जाता है। यानी कि बच्चों में जब भी चरित्र का निर्माण, उनको नैतिक विकास के बारे में समझाना चाहिए, यानी कि बड़ों का आदर करना, छोटों का सम्मान करना। इस तरीके से जब तक उनमें नैतिक विकास नहीं होगा, चरित्र का निर्माण नहीं करोगे तो शिक्षा बेकार है। आप उनको कितना भी पढ़ा लिखा दो और वो बातें उल्टी सीधी कर रहे हैं तो बेकार है सब। ठीक है, तो उन्होंने कहा शिक्षा एक बोझ नहीं है, बल्कि इसके द्वारा हम अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। शिक्षा कोई बोझ नहीं है जिसे आपने लाद लिया और पढ़ लिया और जैसे ही आपका शिक्षा खत्म हुई, वक्त खत्म हुआ और वो खत्म हो गई, ऐसा नहीं है। ये एक जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया होती है। अपने अंदर के आत्मबल को बढ़ा सकते हैं, अपने आप में आत्मविश्वास जगा सकते हैं। शिक्षा के माध्यम से अगर आपके चरित्र का निर्माण अच्छी तरीके से हुआ है तो आप अपने जीवन में नई नई दिशा दे सकते हैं, नए नए रास्ते दे सकते हैं, अपने अंदर के आत्मबल को, अपने अंदर के विश्वास को बढ़ा सकते हैं, अपने आप में विश्वास जगा सकते हैं। ठीक है, यानी आत्मविश्वास जगा सकते हैं। दूसरा इन्होंने कहा जीविकोपार्जन की क्षमता, यानी जीवन के उपार्जन की क्षमता क्या है? तो शिक्षा केवल चरित्र निर्माण के लिए ही नहीं है, बल्कि अपने जीवन को उपार्जन की क्षमता को बढ़ाने में भी मदद करती है। शिक्षा के बिना हम जीविकोपार्जन का सही दिशा ढूंढने में असफल होते हैं। शिक्षा ही एक ऐसा धन है जो हमारे जीवन को हर प्रकार की कठिनाइयों से बचाता है और अपने जीवन को एक बेहतर जीवन बनाने में मदद करता है। तो यहाँ पर ये नहीं कहा गया कि शिक्षा का मतलब सिर्फ और सिर्फ चरित्र का निर्माण करना नहीं है, जीविकोपार्जन का भी इस्तेमाल करना है, उसका भी निर्माण करना है, जिसकी वजह से हम अपने जीवन को भी अच्छी तरीके से चला सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है संस्कृति का विकास। ठीक है, संस्कृति का विकास। तो प्राचीन काल के सांस्कृतिक या रीति रिवाज आज के आधुनिक युग में देखने को नहीं मिलते हैं। यानी जैसे लोगों में पहले रीति रिवाज और जो भी पहले रीति रिवाज थे, जो भी संस्कृति थी, वो आज लोगों में देखने को नहीं मिलती है जो पहले थी। शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जो हम अपने सांस्कृतिक को बनाए रख सकते हैं और इसका विकास कर सकते हैं। देखा है आपने, अब आपकी मॉडल ज़माना आ गया है। अब वो लोगों में वो जो है दूसरों के प्रति प्रेम, वो दूसरों के प्रति भाव, वो दूसरों के प्रति सम्मान नहीं रह गया जितना पहले था। अच्छी तरीके से जितना पहले जो भी संस्कृति थी, जो भी विश्वास था, जो भी रीति रिवाज थे, अब वो नहीं रह गया है। अब पहले लोग अपने रीति रिवाज के अनुसार ही कार्य को शुरू करते थे और कार्य को खत्म करते थे। अब वो चीज़ें नहीं रह गई, लेकिन शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिसमें हम अपनी संस्कृति को बनाए रखते हैं, बच्चों को अभी भी सिखाते हैं। हो सकता है कि घर में बहुत से लोग मॉडल टाइप के होते हैं, लोग बहुत से बड़े लोग होते हैं, बहुत मॉडल टाइप के होते हैं, घर में इतनी अच्छे से संस्कृति या वो नहीं मिल पाती है, लेकिन जब वो पढ़ने जाते हैं तो उन्हें हर लोगों के बारे में, हर तरीके के बारे में उनको सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है। तो अभी भी संस्कृति खत्म हो रही है, लेकिन शिक्षा के माध्यम से अभी भी संस्कृति लोगों में जीवित है, अभी भी रीति रिवाज लोगों में जीवित हैं। ठीक है, चलिए, संगतिपूर्ण विकास करना। शिक्षा का उद्देश्य यहाँ पर होना चाहिए कि बालक में संगति का विकास हो सके, उनमें ऐसी भावना घर ना बनाए जो दूसरों को कष्ट दे, बल्कि उनमें संगति की ऐसी भावना हो कि वे देश एवं अपने आस पड़ोस के महलों को समझ सके। यानी कि उनके अंदर संगति, उनके अंदर
ऐसा बिहेवियर उनके अंदर होना चाहिए कि वो दूसरे की भावनाओं को समझ सके, गरीबों की मदद कर सके, है ना, लोगों की मदद कर सकें। अभी भी उनके अंदर ऐसी शिक्षा बनानी चाहिए कि वो अपने आने वाले कल और जो बीते हुए कल और जो प्रेजेंट टाइम में जी रहे हैं उसमें लोगों का ध्यान रखते हुए, लोगों को प्रेम से बात करते हुए, अच्छे से अपने आस पड़ोस के लोगों को समझते हुए चलें। ठीक है, चलिए 5वां है व्यक्तिगत और सामाजिक। तो शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य बालक को एक बेहतर जीवन प्रदान करना है ताकि वे अपने व्यक्तिगत तथा सामाजिक मामले में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले सकें। यानी कि एक व्यक्ति का व्यक्तिगत खुद का और सामाजिक जीवन दोनों को इस तरीके से भाग लेना है दोनों में कि वो समाज में बेहतर भविष्य के लिए आगे बढ़ सके। अगर ऐसा ना हो तो शिक्षा का क्या उद्देश्य पूर्ण नहीं होता है। अब नेक्स्ट है गांधी जी के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य जो हैं उन्होंने 2 भागों में बांटे। कौन कौन से? तत्कालीन उद्देश्य और अंतिम उद्देश्य। ठीक है, तत्कालीन मतलब तुरंत होने वाला। तो तत्कालीन उद्देश्य क्या होता है? बालकों को बड़े होने पर जीविकोपार्जन करने में योग्य बनाना। ठीक है, यानी कि अपने जीवन को चलाने में, ठीक है, धन कमाने में उनको इस योग्य बनाना। ठीक है, बालकों को अपने व्यवहार में अपनी संस्कृति को व्यक्त करने का प्रशिक्षण देना, यानी बालक को ऐसी शिक्षा देनी चाहिए, ऐसा सिखाना चाहिए कि वो अपने व्यवहार में अपनी संस्कृति को भी जोड़े रहे, अपनी संस्कृति को भी व्यक्त करें और उनका उसको ट्रेनिंग देना चाहिए। बालक का शारीरिक और मानसिक और आध्यात्मिक शक्तियों का विकास करना, बालकों का चरित्र निर्माण करना, बालकों में सभी प्रकार के ज्ञान देते हुए उनकी आत्मा को उच्चतर जीवन के लिए तैयार करना। ठीक है, चाहे वो धार्मिक हो, चाहे वो सांस्कृतिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, सभी तरीके के ज्ञान को देना। नेक्स्ट है अंतिम उद्देश्य। अंतिम उद्देश्य क्या है? गांधी जी का जो अंतिम उद्देश्य था, उन्होंने कहा कि अंतिम उद्देश्य में उनके रूप में उन्होंने निम्नलिखित विषयों को प्रस्तुत किया है। उन्होंने कहा है बालक के चरित्र निर्माण के साथ साथ उनमें सामाजिक विकास भी होना चाहिए जिससे देश का विकास हो सके। बालक को इतना मनोबल बना दिया जाना चाहिए कि वे अपने जीविकोपार्जन खुद कर सके, ना कि अपने माता पिता पर निर्भर है, यानी खुद सेल्फ डिपेंड हो, अपने माता पिता पर नहीं होना चाहिए। आज माता पिता आपके कर रहे हैं, कल बूढ़े हो जाएंगे तो वो खुद आपका सहारा बनेंगे। तो आप इतना पढ़ लिख लें, इतना अच्छे से सभी चीज़ों का ज्ञान प्राप्त कर लें कि आप अपने जो है जीवन को बिता सकें, अपने जीवन को व्यतीत कर सकें, अपने माता पिता पर डिपेंड ना हो, सेल्फ डिपेंड बने। चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, सभी को सेल्फ डिपेंड होना चाहिए। ठीक है, फिर कहा गया शिक्षा का संबंध संस्कार या नैतिक शिक्षा से भी होनी चाहिए, इसके बिना शिक्षा अधूरा है। अगर आपको संस्कार ही नहीं पता है, लोगों का आदर सम्मान ही नहीं कर रहे हो, आपके अंदर कोई नैतिक शिक्षा नहीं। नैतिक शिक्षा का मतलब है लोगों का आदर करना, सम्मान करना, प्रेम करना, लोगों के भावों को समझना, ठीक है, उनके दुख सुख को समझना, ये आपकी नैतिक शिक्षा है, ये आपके संस्कार हैं। अगर यही आपका नहीं आपके अंदर है तो वो शिक्षा आपकी बेकार है। ठीक है, चलिए अब गांधी जी की शिक्षा का पाठ्यक्रम कैसा था, यानी कि गांधी जी के अनुसार जो पाठ्यक्रम था वो कैसा होना चाहिए। ठीक है, तो उनके अनुसार पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, चलिए देखते हैं। तो गांधी जी के पाठ्यक्रम को जीविकोपार्जन बनाने पर बल दिए हैं। उनके अनुसार शिक्षा सिर्फ सैद्धांतिक, पुस्तकीय तथा साहित्यिक नहीं हो बल्कि जीवन केंद्रित और शिल्प केंद्रित होनी चाहिए, यानी खुद करके होनी चाहिए। उनके शिक्षा में निम्न विषयों को स्थान दिया है। उन्होंने कहा है हस्तशिल्प, यानी कि शिक्षा का मतलब सिर्फ किताबी ही चीज़ों से नहीं है कि आपकी एक सिलेबस बन गया, आप उसी किताब को रट्टा मार रहे हो तो आपके अंदर नहीं, आपके अंदर हर चीज़ की गुण होने चाहिए, हर कोई ना कोई आपके अंदर गुण होना चाहिए, चाहे वो हस्तशिल्प हो, जैसे कि कढ़ाई बुनाई भी आपको आनी चाहिए, चमड़े का काम, कृषि, मिट्टी का काम, बागवानी, कुछ भी आप सीख सकते हो। ठीक है, जिससे आप अपने जीवन को चला सको, अच्छे से व्यतीत कर सको, हर चीज़ कोई ना कोई चीज़ आपको आनी चाहिए। शिक्षा का मतलब ये नहीं सिर्फ आप किताब रट के आपको पैसा मिल रहा है। ठीक है, फिर उन्होंने कहा भाषा में इन्होंने सबसे पहले जो दिया है दर्जा वो दिया है मातृभाषा का, यानी कि मातृभाषा का होना बहुत ज़रूरी है। मातृभाषा का मतलब ये है कि आप जिस देश में रह रहे हो वहाँ की भाषा आपको आनी चाहिए। फिर है राष्ट्रभाषा, फिर प्रादेशिक भाषा और भाषा। ठीक है, नेक्स्ट है गणित, अंक गणित, बीज गणित, रेखा गणित का भी बच्चों को ज्ञान होना चाहिए, बच्चों को ज्ञान देना चाहिए। फिर उन्होंने सामाजिक विज्ञान दिया, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, समाजशास्त्र, ये सभी पुस्तकें पढ़ानी चाहिए। ठीक है, चलिए
और विज्ञान संबंधी शिक्षा जैसे भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, प्राणी विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान, ये सभी होना चाहिए। यानी जो भी आप हाई स्कूल में और इंटर में जो भी बुक्स पढ़ते हो वो सभी के बारे में गांधी जी ने ही बताया है। कला भी, जैसे कि संगीत, आपको म्यूज़िक वगैरह आनी चाहिए, आपको गाना आना चाहिए, चित्रकला, आपको कोई आर्ट वगैरह के जो आर्टिस्ट वगैरह होते हैं, नृत्य कला यानी डांस वगैरह होता है, ठीक है। कोई भी आपके अंदर कला होनी चाहिए। या शारीरिक शिक्षा, जैसे आपको खेल कूद में बहुत इंटरेस्ट है, आप क्रिकेटर बनना चाहते हो, ठीक है, तो व्यायाम यानी कि आपको एक्सरसाइज वगैरह होनी चाहिए, कुश्ती के लिए ड्रिल आदि होना चाहिए, ठीक है, ये शारीरिक शिक्षा सिखानी चाहिए। आचरण संबंधी शिक्षा जैसे कि नैतिक शिक्षा हो गई, समाज के लिए सेवा करना, प्रार्थना करना, अन्य क्रियाओं का ज्ञान, ठीक है, ये सभी चीज़ें बच्चों को सिखाना चाहिए पढ़ाई के साथ साथ, ठीक है। कुछ अलग ज्ञान बच्चों को भी सिखाना चाहिए पढ़ाई के साथ साथ, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर कहा गया है। अब गांधी जी के अनुसार शिक्षा दर्शन के आधारभूत सिद्धांत कौन कौन से हैं, ठीक है, अब इनके अनुसार क्या क्या सिद्धांत है, चलिए देखते हैं। इन्होंने कहा कि शिक्षा जो है वो बालक और बालिकाओं में सभी मानव मूल्यों का विकास करती है, चाहे वो बालक हो और चाहे बालिकाओं हो, सभी के मानव मूल्यों का विकास करती है। फिर उन्होंने कहा शिक्षा को व्यक्ति के शरीर, उसके हृदय, उसके मस्तिष्क और आत्मा का सामंजस्यपूर्ण विकास करती है। फिर उन्होंने कहा कि शिक्षा जो है वो बालकों को बेरोजगारी में सुरक्षा प्रदान करती है। अगर आप पढ़ लिख गए हो, आपके अंदर कोई ना कोई कला होगी, शिक्षा का मतलब यहाँ पर ये नहीं पढ़ाई से ही बात इन्होंने नहीं की है, आपके अंदर कोई भी आपके अंदर जो है टैलेंट हो, आपसे वो क्या करती है, वो आपकी बेरोजगारी में क्या करती है, सुरक्षा करती है। फिर उन्होंने कहा शिक्षा जीवन की वास्तविक परिस्थितियों में किया जाना चाहिए और इसका संबंध सामाजिक और भौतिक वातावरण से होना चाहिए, ठीक है। फिर इन्होंने बालकों के लिए बहुत अच्छी बात कही। इन्होंने कहा कि संपूर्ण राष्ट्र में यानी पूरे राष्ट्र में प्रत्येक बालक को 6 से 14 वर्ष की निःशुल्क पर अनिवार्य शिक्षा दी जानी चाहिए। सबसे पहले इसकी बात हमारे महात्मा गांधी जी ने कही थी कि 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क यानी कि बिना फीस लिए ही बच्चों को फ्री में बच्चों को पढ़ाना चाहिए, ठीक है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को फ्री में उनको बुक देना, फ्री में उनको पढ़ाना, फ्री में ड्रेस देना, सभी होना चाहिए, जैसे आज भी चल रहा है, प्राइमरी स्कूल में चलता है, ठीक है। चलिए, शिक्षा का माध्यम जो है वो मातृभाषा होनी चाहिए, यानी बच्चा जिस भी एरिया से है, जिस भी बच्चा वातावरण से है, उस वातावरण से रिलेटेड उसकी भाषा होनी चाहिए। अगर वो भारत में है तो हिंदी होती है मातृभाषा, ठीक है। यानी उसकी मातृभाषा कैसी है, यानी उसके परिवार में बोली जाने वाली भाषा, उसकी मातृभाषा जो भी है उससे अनुसार बच्चों को पढ़ाना चाहिए, ठीक है। मान लो कि आप भारत के रहने वाले हो और आपकी मातृभाषा हिंदी है और आप क्या कर रहे हो, आपने फॉरेन के पता चला इंग्लिश पढ़ाना शुरू कर दिया, आप बच्चों से इंग्लिश में बात कर रहे हो, उनको पता भी नहीं है, वो कभी बोले भी नहीं है, तो इस तरीके से नहीं, उनकी जो मातृभाषा है उसी से रिलेटेड उनको पढ़ाना चाहिए, ठीक है। तो यानी कि सबसे पहले आपको उनकी मातृभाषा से शुरू करना चाहिए, ठीक है। धीरे धीरे आप उनको सभी भाषाओं की नॉलेज दीजिए, सभी लैंग्वेज की नॉलेज दीजिए, ठीक है। अब महात्मा गांधी जी के कुछ प्रमुख विचार थे जो मैं देखिए महात्मा गांधी जी की फोटो के साथ लेकर आई हूँ, है ना, आपको जिसमें अच्छे से याद हो जाए। देखिए महात्मा गांधी जी की कितनी बढ़िया बढ़िया सी फोटो हैं, ठीक है। चलिए, तो महात्मा गांधी जी के जो कुछ प्रमुख विचार हैं, उनका कहना था कि तुम मुझे बेड़ियों में जकड़ सकते हो, यातनाएं दे सकते हो, मेरे शरीर को खत्म कर सकते हो, पर तुम मेरे दिमाग को कैद नहीं कर सकते हो। इनका कहना था कि लोग आपको चाहे बेड़ियों से बांध दें, चाहे आपको कितना भी परेशान करें, चाहे आपके शरीर को खत्म भी कर दें, लेकिन आपके जो दिमाग में जो चीज़ें चल रही हैं उसे कभी खत्म नहीं कर सकते हैं। आप जो सोच रहे हो, आप जो विचार कर रहे हो, उसे कभी वो खत्म नहीं कर सकते हैं। फिर गांधी जी ने कहा कि गुलाब को उपदेश देने की आवश्यकता नहीं होती, वह तो केवल अपनी खुशबू बिखेरता है, उसकी खुशबू ही उसका संदेश है। यानी कि आप गुलाब को नहीं कह सकते कि आओ और मुझे उपदेश दो कि क्या करना चाहिए। वो अपनी खुशबू से ही लोगों को आकर्षित कर सकता है, खुशबू से ही लोगों को बिखेर सकता है। यानी कि एक अच्छे व्यक्ति को उपदेश देने की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ पर इन्होंने गुलाब को एक अच्छे व्यक्ति से कंपेयर किया है कि एक अच्छे व्यक्ति को किसी को उपदेश देने की जरूरत नहीं होती है, वो खुद ही उसके अंदर इतने कैरेक्टर होते हैं, खुद ही उसके लोग उससे आकर्षित हो जाते हैं। फिर उन्होंने कहा मेरा मन मेरा मंदिर है, मैं किसी को भी अपने गंदे पाँव के साथ मेरे मन में से नहीं गुजरने दूंगा। इन्होंने कहा जो मेरा मन एकदम मंदिर की तरह साफ है और मैं इसे गंदे व्यक्ति को कभी भी इसमें अंदर अपने मन के अंदर बैठने नहीं दूंगा।
ठीक है। इनका कहना है खुद वो बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। लोग तो बहुत कह देते हैं हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, उन्होंने ये नहीं किया, उन्होंने वो नहीं किया, ये ऐसा वैसा। जब आपको इतना ही, आप जब खुद ही बदलाव लाओगे, यानी जब आप दुनिया में कोई बदलाव देखना चाहते हो तो दूसरों पे क्यों डिपेंड हो, खुद वो बदलाव लाओ जो आप लोगों से एक्सपेक्ट करते हो। ठीक है, वो खुद वो बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और ये लास्ट आपका है और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करिएगा। और आपका जो फर्स्ट पेपर है वो आपके बिल्कुल आपका हाफ जो पार्ट है वो मैंने समझ लीजिए आपको कवर करा दिया है, कुछ ही चैप्टर रह गए हैं हाफ पार्ट में कवर करने के लिए, यानी एक यूनिट आपकी ख़त्म होने पर है। और जल्दी से पढ़ना शुरू करिए और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी ये हाफ पार्ट जब हो जाएगा तब मैं आपको सेकंड पेपर जो आपका है उसको कराना शुरू करूँगी। ठीक है, फिर गांधी जी ने क्या कहा, ऐसे जियो जैसे कि आपको कल मरना है और सीखे ऐसे जैसे आपको हमेशा जीवित रहना है। यानी कि ऐसा जियो कि सब कुछ आज ही है, कल हमें मर जाना है। यानी कि ऐसा जियो कि ऐसा करो कि सिर्फ आज ही है मेरा, कल मेरा नहीं है। आज ये जियो कि सिर्फ और सिर्फ आज जी रहे हैं। ठीक है, सीखे और ऐसा सीखो कि हमें लगे कि हम जिंदगी भर हमें ये हमेशा जीवित रखना है। चलिए, तो कैसी लगी वीडियो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए जिससे आपको उसमें पता चल जाएगी कि कौन सी क्लास किस टाइम आपकी होने वाली है। कभी कभी क्लास की टाइमिंग चेंज करनी पड़ जाती है क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती है, कुछ इश्यूज़ आ जाती है, कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स, कुछ फैमिली से इश्यूज़, ठीक है, और भी कुछ भी वर्क हो जाता है तो या कोई बर्डन हो जाता है तो जिससे क्लास थोड़ी लेट हो जाती है या कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती है। वैसे तो आपकी टाइमिंग 11 और आपकी 6 बजे हो गई है, और उसके अलावा भी जैसे आज थोड़ा टाइमिंग चेंज हो गई और ये आपको मैं 4 बजे वीडियो अपलोड करने वाली हूँ, तो इसलिए मैं कह रही हूँ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए जिससे आपको क्लास की जो टाइमिंग है वो पर डे पता चल जाएगी। तो हमारा टेलीग्राम चैनल है KK एजुकेशन 46, क्या है, KK एजुकेशन 46, ठीक है, KK एजुकेशन 46, KKADUCATION, KK एजुकेशन और 46 यानी 46, ठीक है। और KK एजुकेशन भी आप डालोगे तो वही है, और लोगो मेरा वही आएगा, यानी कि मेरा जिस नेम से आप यूट्यूब चैनल आप जब सब्सक्राइब करोगे तो जो लोगो हमारा यूट्यूब चैनल पे है ब्लैक कलर का और उसमें KK एजुकेशन लिखा हुआ, सेम वही लोगो वहाँ पर भी टेलीग्राम चैनल पर भी लिखा हुआ है। आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी ढूंढने में। जैसा लोगो हमारा यूट्यूब चैनल पे लगा हुआ है वैसे ही हमारा टेलीग्राम चैनल पर लोगो लगा हुआ है जिसको आप ढूंढ सकते हो। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से लाइक करिए, लाइक करने में कंजूसी मत किया करिए, और सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और देखें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।